नमस्कार भाई, नमस्कार नमस्कार। कैसे हो आप लोग? बहुत बढ़िया, उम्मीद है बहुत ही बेहतरीन होंगे। और देखो ये क्या लिख रखा है, सीजियल मेंस रीजनिंग का समाधान। मैंने ऐसा क्यों बोला कि सीजियल मेंस? देखो बच्चे, आपकी स्ट्रेटजी जो है ना वो क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, आपकी स्ट्रेटजी क्लियर होनी चाहिए कि प्री के लिए क्या है और मेंस के लिए क्या है। पहली चीज तो प्री और मेंस में टाइम कम बचता है, इसलिए मेंस की तैयारी पहले से ही शुरू करनी चाहिए। इसलिए हमने भी पहले से ही आपके लिए तैयारी शुरू कर दी। भाई आपका ठीक है, प्री एग्जाम नहीं हुआ है तो क्या होगा, आपको खुद के बारे में तो मालूम होगा, वो इंसान ही क्या, वो तैयारी करने के लायक ही क्या जिसको खुद के बारे में नहीं मालूम, जिसको खुद का ही नहीं पता कि मैं कितने पानी में हूं, मेरा प्री हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। ठीक है, तीन टाइप के बच्चे होते हैं। एक जिसको पता है कि अब की बार प्री होना ही नहीं, एक जिसको पता है कि प्री हो ही हो जाएगा, और एक जो असमंजस में है, एक दो नंबर से ऊपर नीचे। तो जो असमंजस में है उनके डाउट बनना तो जायज है, लेकिन जो श्योर है कि मेरा प्री क्लियर होगा ही होगा, वो बच्चा तो पहले ही मेंस से तैयारी शुरू करे। तो मेंस की रणनीति पहले से ही रहनी चाहिए। वैसे भी टाइम कम मिलता है प्री और मेंस में, तो अगर टाइम कम मिलता है तो चीजें पहले ही प्लान वे में चले। और मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि आपकी मेंस की रणनीति क्या रहनी चाहिए, उसी तरीके से हम चलेंगे। इस बैच में आप आए हो और मेरे पर आपने उम्मीद जताई है तो मदद करूंगा, और दिलाया भी है। ऑल ओवर इंडिया सेकंड रैंक, ऑल ओवर इंडिया 8th रैंक, ऑल ओवर इंडिया 12th रैंक। और आज से नहीं है, 2012 से मैं रैंक देते हुए आ रहा हूं। ऐसा नहीं है कि पिछले साल रैंक आया, उससे पिछले साल रैंक आया। जब से बच्चों ने अपनी रैंक देखनी शुरू की, उससे पहले से तो हम रैंक ले आते थे। पहले रैंक का इतना हवा होता था, बट इतना नहीं होता था। 2012, 13, 14, 15, उस वक्त 2012 से मैं पढ़ा रहा हूं और 12 साल का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। पहले प्री में रीजनिंग आती थी, अब मेंस में आती है, तो मेंस में भी जो मैं पढ़ाऊंगा उससे बाहर नहीं जाएगा। क्या बोला मैंने? जो मैं पढ़ाऊंगा उससे बाहर नहीं जाएगा। एक बार माइंड सेट कर लो इस बात को कि जो मैं पढ़ाऊंगा उससे बाहर नहीं जाएगा। सबसे पहले ये ट्रस्ट करना जरूरी है, भाई इतना ही पढ़ना है, यहीं से पढ़ना है। मेरी एक आदत है लिमिटेड पढ़ाना, बहुत ज्यादा ना पढ़ाना, लिमिटेड पढ़ाना, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाना। आप अपनी आदत बदल लो। अगर आपको बहुत ज्यादा पढ़ने की आदत है तो आप अपनी आदत बदल लो। अगर आपको बहुत कम तो पढ़ते ही नहीं होंगे, मेंस वाले हो यार, खुशी तो मनाओ, मेंस वाले हो, कम तो पढ़ते ही नहीं होंगे, है ना। तो बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना होता। कई बच्चे गलतियां करते हैं ओवर स्मार्ट की वजह से, कई बच्चे गलतियां करते हैं ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से, कई बच्चे गलतियां करते हैं हल्के में लेकर के। कुछ चैप्टर को बहुत ही ज्यादा हल्के में ले लेते हैं और कुछ चैप्टर को बहुत ही ज्यादा सीरियस ले लेते हैं, जिसकी वजह से सीरियस लेने की वजह से उस चैप्टर में सिर्फ टफ 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 क्वेश्चन सोल्व करते हैं और एग्जाम में इजी सवाल आ जाता है तो भी टफ सोचते हैं। रीजनिंग कमाल का खेल है, सोचने का खेल है। सोचने के ऊपर रीजनिंग में, मेंस में बहुत सवाल आएंगे। आपकी एनालिटिकल पावर, जॉब करने की क्वालिटी, डिसीजन लेने की क्षमता, और आप कितना अच्छा मैनेज कर पाते हो चीजों को, जॉब की क्वालिटी भी आपसे रीजनिंग में पूछ लेता हो। सोचने की बहुत सारी चीजें आपसे पूछेगा, और आगे आने वाले टाइम में धीरे 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 रीजनिंग का लेवल बढ़ता जाएगा। जैसे आपने देखा 22 से 23 और अब 24 में भी बढ़ेगा और आगे आगे और बढ़ेगा। अगर मैं बैंकिंग की बात करूं तो बैंकिंग के चैप्टर्स धीरे 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 रीजनिंग के एसएससी में इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, और बैंकिंग में सबसे हाई लेवल का कोई सब्जेक्ट आता है तो रीजनिंग आता है। आने वाले वक्त में सरप्राइज कर सकता है रीजनिंग में, मेंस में। प्री में नहीं करेगा, मेंस में सरप्राइज कर सकता है। इसलिए शुरुआत करते हैं तो मेंस का, और मेंस के
अकॉर्डिंग ही हम चलेंगे। अब मेंस के अकॉर्डिंग भला कैसे चलेंगे, पहले हम जान लेते हैं। ठीक है, चलो। तो कुछ चीजें मैं आपको पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर मेंस के लिए बता देता हूं। ये मैं हर सब्जेक्ट के लिए बोल रहा हूं बच्चे, ये मैं हर सब्जेक्ट के लिए बोल रहा हूं। ये जो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट्स याद रखना कि मेंस की तैयारी शुरू से करना, मतलब अभी से माइंड में मेंस लेकर के चलना। प्री की तैयारी चल रही है, उसके बाद भी मेंस को माइंड में लेके रखना, क्योंकि टाइम कम है, समय कम है। इसीलिए तो हमने भी पहले प्लानिंग कर ली, इसीलिए तो बैच पहले शुरू कर दिया, इसलिए तो आरजी एप्लीकेशन पर आप पहले से पढ़ना शुरू कर रहे हो, इसलिए तो एप्लीकेशन का बैच पहले लॉन्च किया हमने। पता है कि बाद में टाइम बचेगा नहीं, बाद में कम टाइम में आप रीजनिंग देखोगे कि मैथ्स देखोगे कि इंग्लिश की जीएस की पढ़ोगे कि प्रैक्टिस करोगे। दो घंटे अगर पढ़ोगे सारे सब्जेक्ट वीडियोज के तौर पे, तो 8 घंटे हो गए। प्रैक्टिस कब करोगे, मॉक टेस्ट भी देना, एनालिसिस भी करना, कब क्या होगा तब आपके हाथ से डोर छूट चुकी होगी। इसलिए अभी से लग जाओ, आज से ही लग जाओ। ठीक है। दूसरा, रीजनिंग में टाइम बचेगा तब मैथ्स में टाइम दे पाओगे। आपको पता है कि रीजनिंग और मैथ्स के लिए, आपको पता है, नहीं पता तो मैं बता दूं, रीजनिंग और मैथ्स दोनों को सोल्व करने के लिए 1 घंटा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि रीजनिंग के लिए अलग टाइम मिलेगा, मैथ्स के लिए अलग टाइम मिलेगा। रीजनिंग के लिए 30 मिनट मिल गए, मैथ्स के लिए 30 मिनट मिल गए, फिर तो रीजनिंग के लिए 30 मिनट बहुत ज्यादा है और मैथ्स के लिए 30 मिनट कम है। 30 क्वेश्चन मैथ्स में, 30 क्वेश्चन रीजनिंग में, लेकिन 30 क्वेश्चन को 30 मिनट में करना रीजनिंग में ज्यादा है और 30 क्वेश्चन को 30 मिनट में करना मैथ्स में कम है। तो रीजनिंग में टाइम बचाओगे तो मैथ्स में दे पाओगे। यह बात उनको भी मालूम थी, इसीलिए एसएससी ने रीजनिंग और मैथ्स को इकट्ठा डाला, इस वजह से कि बच्चा रीजनिंग में टाइम बचाएगा तब मैथ्स में टाइम दे पाएगा। और रीजनिंग में टाइम बचाना बहुत जरूरी है, रीजनिंग सीखने से ज्यादा टाइम बचाना है। और मेंस के बैच में मैं सबसे ज्यादा फोकस टाइम बचाने पर करूंगा। मैं सबसे ज्यादा फोकस उन चीजों पर करूंगा, जिन ट्रिक्स पर करूंगा, उन कंसेप्ट पर करूंगा जो आपका टाइम बचाएगा। उन्हीं चीजों पर आपको फोकस करना और मैं भी उन्हीं पर फोकस करूंगा। ठीक है। उसके बाद कोर्स को कंप्लीट पढ़ना है आपको, कोर्स को कंप्लीट पढ़ना। ऐसा मत करना कि ये चैप्टर मेरे को आता है, प्री में मेरे पूरे नंबर आते थे और 50 में से 50 रीजनिंग में आए थे और मैं ये चैप्टर छोड़ देता हूं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखो, ऐसा तो होगा नहीं कि बिल्कुल बेसिक से जीरो से आपको बैच पढ़ाया जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसा होगा नहीं कि बहुत डिटेल में 10-10, 15-15 वीडियोज एक चैप्टर की दी जाएंगी, नहीं। एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाया जाएगा, मेंस ओरिएंटेड पढ़ाया जाएगा, तो भला किसी टॉपिक को क्यों छोड़ना। जब मान लो फॉर एग्जांपल किसी बच्चे को, एक एग्जांपल है कि डायरेक्शन सेंस आता है और डायरेक्शन सेंस में मेरे प्री के बैच में 5 से 6 क्लासेज में कराता हूं और आपको आता है और आपने मेरे से पढ़ा भी है, तो भाई मेंस में 5 से 6 क्लास थोड़ी ना लेके जाऊंगा। मेंस में आपको ये थोड़ी ना बताऊंगा कि बच्चे ये ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है, ये नीचे की तरफ साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है और इसको ही मैं 5 मिनट लगा रहा हूं। नहीं, ऐसा नहीं होगा, इतना बेसिक से नहीं चलेंगे। हम एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे। तो जब डायरेक्शन की 1 या 2 वीडियोज आनी है तो मेंस ओरिएंटेड आनी है, तो जब मेंस के बच्चे हो तो क्यों छोड़ा। एक एग्जाम्पल लिया, जिस बच्चे का ये लगे कि मुझे ये टॉपिक आता है, कोई भी वीडियो छोड़ना मत, कोई भी क्लास छोड़ना मत, ओवर कॉन्फिडेंस में रहना मत कि ये मैं खुद कर लूंगा, ये सर से पढ़ लेता हूं, ये खुद कर लूंगा, ये सर से पढ़ लेता हूं। लिमिटेड बोला ना, लिमिटेड पढ़ाऊंगा भाई, पर एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाऊंगा। जितना पढ़ाऊंगा वहीं से आना है, तो हर वीडियो को देखना है, ये कंफर्म कर लो। पहले बैच शुरू कर दिया ना आप लोगों के लिए, इसीलिए तो अभी से लग जाओ और मेंस में पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट करना। आपने जो ज्वाइन किया है मेंस का बैच, उसके बाद जो सीखा है वही तरीका लगाना, अपना दिमाग नहीं लगाना है। मैं मानता हूं कि आप अगर प्री के बच्चे हो तो मेरे प्री के बैच में ज्वाइन करते या मेरा रिकॉर्डेड बैच ज्वाइन करते, लेकिन आप मेंस के बच्चे हो तो आपको रीजनिंग आती होगी,
आपको मैथ्स भी आता होगा, इंग्लिश भी आती होगी, जीएस भी आता होगा, वरना आप मेंस के बच्चे कैसे, वरना आप कट ऑफ क्लियर कैसे कर पाते हैं? और जब प्री की कट ऑफ होती है तभी तो मेंस दे पाओगे। तो हर सब्जेक्ट आपको थोड़ा बहुत तो आता होगा, कुछ सब्जेक्ट ज्यादा और कुछ सब्जेक्ट कम आते होंगे। तो रीजनिंग में आपको थोड़ा ज्यादा आता होगा, हो सकता है रीजनिंग में आपके प्री में पूरा का पूरा स्कोर किया होगा। मेरे प्री के बच्चे कितने ऐसे हैं जो मेरे को मिलते हैं 50 में से 50, 50 में से 50, 50 में से 50, एक नहीं दो नहीं, बहुत सारे बच्चे 50 में से 50, 50 में से 50। तो उनका 50 में से 50 आ रहे हैं, वो बच्चे भी मेंस का बैच ज्वाइन करते हैं। क्यों? क्योंकि मेंस में मैं आपको टाइम बचाना भी सिखाऊंगा कि टाइम कैसे बचाना है, यह भी मैं आपको सिखाऊंगा कि टाइम कैसे बचाना है। तो जो तरीका आपके दिमाग में है, किसी चैप्टर को मान लो आपको आता है और मैं दूसरा तरीका समझाऊं, तो अपना दिमाग मत लगाना, क्योंकि मैंने क्या बोला, टाइम बचाना सिखाऊंगा, प्रैक्टिस खूब कराऊंगा, प्रैक्टिस ज्यादा कराऊंगा, थोड़ी पढ़ाने की स्पीड ज्यादा रहेगी, प्रैक्टिस ज्यादा होगी। टाइम कैसे बचेगा इस पे फोकस करूंगा, पढ़ाने की स्पीड ज्यादा रहेगी, क्योंकि मेंस के बच्चे हो। तो भाई सारी चीजें मैं अपने अकॉर्डिंग प्लानिंग करके बैठा हूं, तो जो सीखा है वही तरीका लगाना और अपना दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि आपने मेरे पे विश्वास करके मेंस का बैच ज्वाइन किया है और बैच ज्वाइन करने के बाद मेरे पे ट्रस्ट करके आप आए हो। तो अब मेरी जिम्मेदारी बनती है कि आपको 50 में से 50 दिलाने हैं। प्री में तो दिलाई दिए, मेंस में 90 में से 90 दिलाने हैं। अभी प्री हुआ नहीं है, बट होगा तो 50 में से 50 ही आएंगे, टेंशन ना लो। मेंस में भी 90 में से 90 दिलाने हैं, ये मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स याद रखना, अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड रखना। बहुत, ये हर सब्जेक्ट के लिए बता रहा हूं। बहुत सारे टीचर से भटकने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे टीचर्स के नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे टीचर्स के पास जाने की जरूरत नहीं है। लिमिटेड रिसोर्सेज फिक्स है कि भाई आदित्य रंजन सर से मैथ्स, प्रशांत सोलंकी सर से इंग्लिश और जीएस टीम से जीएस और विक्रमजीत सर से रीजनिंग। जब आपने कॉम्बो बैच ज्वाइन किया है, अगर नहीं किया तो मैं सजेस्ट यही करूंगा कि कॉम्बो बैच ही ज्वाइन करना। कॉम्बो बैच में आपने एडमिशन लिया है तो बस इन्हीं पे ट्रस्ट करके जो कंटेंट दिया जाए रैंकस गुरुकुल के द्वारा सिर्फ वही पढ़ना, बहुत ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है, मैथ्स में भी नहीं, इंग्लिश में भी नहीं। बहुत सारे टीचर्स के नोट्स बहुत सारे टीचर्स के पास, क्योंकि मेरा मानना यह है कि 5 बुक एक बार पढ़ने से अच्छा एक बुक 5 बार पढ़ना। और हम प्रैक्टिस ज्यादा कराएंगे, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा कराएंगे, इस पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करूंगा। और पढ़ाने का तरीका भी बहुत फास्ट भी नहीं होगा कि सब ऊपर से जा रहा है, ऐसा होगा कि मुझे पता है इतना तो लेवल होगा ही। ऐसा होगा कि 15 को 7 से डिवाइड किया तो एक रिमाइंडर बताने की जरूरत नहीं है। चीजों को स्पीड अप करते हुए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को कवर कैसे करना है वो मैं आपको मेंस में कराऊंगा। मेंस का बैच बिल्कुल अलग तरीके से चलेगा प्री से। प्री बिल्कुल जीरो से उठाता हूं मैं और हाई लेवल तक लेके जाता हूं। मेंस मॉडरेट टू हाई लेवल लेके जाऊंगा, चीजों को किल करते हुए आगे बढ़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कवर करूंगा। और ऑल ओवर इंडिया में जितने भी स्टडी मटेरियल या जितने भी टीचर्स या जितनी भी चीज़ें हैं उनसे बढ़ चढ़ करके एग्जाम ओरिएंटेड। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं 10,000 क्वेश्चन करा दूंगा, मैं 15,000 क्वेश्चन करा दूंगा, करने की जरूरत ही नहीं है। मैं जितना कराऊंगा उतना करने की जरूरत जरूर है, एग्जाम ओरिएंटेड कराऊंगा भाई। ठीक है, तो सीजीएल मेंस का, उसके बाद एक सेकंड, ठीक है, ये सेम 4-5, हाँ, डेली एक फुल मॉक टेस्ट जस्ट आफ्टर प्री एग्जाम। प्री एग्जाम के बाद फुल मॉक टेस्ट लिखा मैंने मेंस का, डेली एक फुल मॉक टेस्ट मेंस का जरूर देना है। रीजनिंग का भी, मैथ्स का भी, इंग्लिश का भी, जीएस का भी, कंप्यूटर का भी इंक्लूड। एक मॉक टेस्ट प्री के बाद जरूर देना। अभी बेशक ना दो क्योंकि अभी आपकी प्री की भी तैयारी चल रही है, अभी आप प्री के मॉक टेस्ट में लगे होंगे, लेकिन जैसे प्री आपका एग्जाम हो जाए ऐसा नहीं है कि प्री का रिजल्ट आएगा तब देना शुरू करना, ऐसा नहीं है कि प्री का मेरा क्लियर हो जाएगा नहीं होगा ये देखने के बाद शुरू करूंगा। अगर किसी बच्चे का 9 सितंबर का पेपर है तो 9 सितंबर का पेपर देते ही 10 सितंबर से लग जाना मॉक टेस्ट लगाने के लिए।
जिस दिन प्री दे करके आओ उससे जस्ट अगले दिन से ही मेंस का डेली एक मॉक टेस्ट लगाना शुरू करना, और मॉक टेस्ट के साथ मॉक टेस्ट का एनालिसिस बड़ी डिटेल में करना। मॉक टेस्ट में मान लो मैथ्स में कम स्कोर आया, या इंग्लिश में कम स्कोर आया, या जीएस में कम आया, रीजनिंग में कुछ क्वेश्चन गलत हो गए, तो वो देखना कि क्यों गलत हुए। अगर कंसेप्चुअल गलत हुए तो उस कंसेप्ट को दोबारा रिवाइज करना। अगर कोई चीज मान लो वोकेबुलरी गलत हुई तो उसके चारों ऑप्शन के साथ बहुत तरीके से उसको याद रख करना, उसको कई बार लिखना और उसको इस तरीके से याद करना कि दोबारा अगर वो मॉक टेस्ट आ जाए तो पूरे के पूरे नंबर आएंगे। मेंस का मॉक टेस्ट का एनालिसिस बहुत तरीके से करना, ये बहुत तरीके से करना, ठीक है, डन। चलो भाई, अब रीजनिंग की हम बात कर लेते हैं। तो कितना महत्वपूर्ण होगा सीजीएल मेंस बैच में, रीजनिंग में कैसे आएंगे 90 में से 90, ये कैसे आएंगे? क्या पूछ रहे हैं सर, मेरा फर्स्ट टाइम है, ठीक है। तो बच्चे आपका फर्स्ट टाइम है तो आप टेंशन ना लो, बिल्कुल टेंशन फ्री हो करके, आंख बंद करके आपको जो पढ़ाया जाए उतना पढ़ के जाना, जैसा बताया जाए वैसे चलना। बैच के ड्यूरेशन के दौरान मैं बच्चों के अकॉर्डिंग भी स्ट्रेटजी बताऊंगा, क्योंकि मेरा मानना यह है कि टाइफाइड के मरीज को मलेरिया की दवाई नहीं दी जाती, जिसको जो बीमारी है उसको वैसी तरीके से इलाज किया जाता है, और मैं इसी चीज में एक्सपर्ट हूं। तो मैं बैच के बीच में भी आपको टाइम टू टाइम गाइडेंस और स्ट्रेटजी देता रहूंगा कि अब इन चैप्टर में ये करना है, इन चैप्टर में ये करना है। हर चैप्टर के शुरुआत में और हर चैप्टर के एंड में मैं एक बात जरूर बताऊंगा कि चैप्टर से पहले क्या करना है और चैप्टर के बाद क्या करना है, चैप्टर के पहले क्या करना है और चैप्टर के बाद क्या करना है, ये भी बताऊंगा। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहो सारे बच्चे, मेंस को बहुत तरीके से, बहुत प्लान्ड वे में लेकर के चलूंगा, एक एक चैप्टर को बहुत प्लानिंग से लेकर के चलूंगा। चैप्टर के बाद प्रैक्टिस कैसे करनी है, जो मैं प्रैक्टिस शीट अपलोड करूंगा उससे प्रैक्टिस कैसे करनी है, उसके डाउट सेशन में आपके लूंगा, एक एक चीज बड़े बारीकी से लेते हुए चलेंगे, ठीक है। तो आप उस चीज के निश्चिंत होकर के चलो। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर मेंस, अब एक चीज देखना, ये जो है ना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर मेंस मैंने लिखा ना, ये एज इट इज जो एसएससी की वेबसाइट पर जो सिलेबस दिया है वो कॉपी पेस्ट करके लिखा है, लेकिन इसके बाद मैं एक और टेबल दिखाऊंगा। देखो जानबूझ के वो ऐसी लैंग्वेज यूज करता है कि बच्चा सोचे पता नहीं क्या आने वाला है। सिमेंटिक एनालॉजी, स्पेस ओरिएंटिक्स, सिमेंटिक क्लासिफिकेशन, ठीक है, सिंबॉलिक ऑपरेशन, सिंबॉलिक नंबर एनालॉजी ट्रेंड, जानबूझ के, ठीक है, सिंबॉलिक ड्राइंग एंड इन्फ्रेंस, फिगरल क्लासिफिकेशन, पंच होल पैटर्न फोल्डिंग अनफोल्डिंग, सिमेंटिक सीरीज, ऐसी चीजें यूज करता है। बहुत टिपिकल वर्ड आपने देखे होंगे, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, और बच्चा इसको देख करके सोचता है यार ये रीजनिंग में क्या कमाल कर दिया। इस सिलेबस को अगर मैं बात करूं तो सिलेबस में बाकायदा बहुत तरीके से वो ये समझा रहा है कि मैं कभी भी बैंकिंग रीजनिंग दे सकता हूं, ताकि बच्चा भविष्य में केस ना कर सके कि पहले क्यों नहीं बताया सिलेबस में। उसने क्रिटिकल थिंकिंग बोल दिया तो पूरी एनालिटिकल रीजनिंग वो दे सकता है, कभी भी वो कॉज एंड इफेक्ट दे सकता है, कभी भी वो कोर्स ऑफ एक्शन दे सकता है, कभी भी वो डिसीजन मेकिंग तो दिया भी है, कभी वो डेटा सफिशिएंसी कभी भी दे सकता है। उसने प्रॉब्लम सॉल्विंग बोल दिया तो वो पजल भी दे सकता है जो अभी तक नहीं आया, वो सिटिंग अरेंजमेंट तो देता ही है, वो भी हाई लेवल की दे सकता है। उसने अगर पंच होल बोल दिया तो वो आपका जो पॉइंट जो पंच किया जाता है पेपर कटिंग के अलावा भी डॉट सिचुएशन जो होती है, डॉट पोजीशनिंग, वो भी दे सकता है, ठीक है। पैटर्न फोल्डिंग बोल दिया, अनफोल्डिंग बोल दिया तो पेपर कटिंग फोल्डिंग हो ही गया, ठीक है। वो ऐसी वर्ड यूज करके बच्चों को ये कह सकता है कि भी मैं कैसा भी सिलेबस दे सकता हूं। इस सिलेबस से ये तो क्लियर हुआ कि वो कैसा भी सिलेबस दे सकता है, मतलब बैंकिंग रीजनिंग भी दे सकता है। सोशल इंटेलिजेंसी अगर बोल दिया, इमोशनल इंटेलिजेंसी अगर बोल दिया, उसके बाद अदर सब टॉपिक भी बोल दिया, बाकी जो टॉपिक बच गए वो इसमें आ गए। लेकिन अभी तक देखो ये तो बात होगी कि वो कुछ भी दे सकता है, एसएससी का सिलेबस भी दे सकता है, बैंक का भी दे सकता है, सारी चीजें वो दे सकता है। ये तो बात होगी एसएससी के सिलेबस की। लेकिन बात कर लेते हैं अभी तक 22 और 23 में जो आया है। देखो बच्चे, मैंने जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दिया, ठीक है।
लेकिन डिक्रीजिंग ऑर्डर में टोटल में 2022 में और 2023 में चैप्टर वाइज कैसे क्वेश्चन आए ये पहले जान लो। ये बड़े ध्यान से एनालिसिस करते हैं। एक बार देखो, एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है, चीजों को जानना बहुत जरूरी होता है। वो खुद के बारे में जानना, एग्जाम के बारे में जानना, सब्जेक्ट के बारे में जानना, ये बहुत जरूरी होता है। बच्चा सोचता है सिर्फ सिलेबस कवर करो। अरे सिलेबस कवर करेंगे, पहले जान तो लो जो सिलेबस कवर करने वाले हो उसको, उससे लड़ना कैसे है। युद्ध लड़ने तो चल पड़े, पहले अपने तीर, अपने भाला, अपने तलवार, अपने जो चीजें हैं लड़ने के, जो अस्त्र शस्त्र हैं वो सारे उठा तो लो, पहले जान तो लो। एक बार बात करते हैं पहले, अगर मैं बात करूं मैथमेटिकल ऑपरेशन में 6 क्वेश्चन आए हैं, 22 में भी आए हैं, 23 में भी आए हैं, मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथमेटिकल ऑपरेशन और सबसे सोल्व होगा। कमाल की बात यह है, टेंशन मत लेना, सबसे सोल्व होगा। साथ में इसमें टाइम कैसे बचाना है वो मैं बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैथमेटिकल ऑपरेशन आपको आता है, मुझे पता है, बोर्ड मास आपको आता है, मुझे पता है, क्वेश्चंस आप सोल्व कर लेते हो, मुझे मालूम है, लेकिन फिर भी मेरी वीडियो देखना। टाइम बचाऊंगा, प्रैक्टिस ज्यादा क्वेश्चन कराऊंगा, स्पीड में कैसे करना है, टाइम कैसे बचाना है, ऑप्शंस एलिमिनेट कैसे करने, वो सब मैं कवर करूंगा। सीधा बोर्ड मास नहीं बताऊंगा, बिल्कुल बेसिक से सीधे क्वेश्चंस पे फोकस करूंगा कि इस टाइप के सवाल आएंगे मेंस में और इस टाइप के सवाल में ऐसे टाइम बचाना है। टाइम बहुत बचा करके दूंगा मैं आपको इस बैच से सीखने के बाद। इस बैच से सीखने के बाद आपको रीजनिंग में टाइम बचाने का मौका मिलेगा ताकि आप मैथ्स में टाइम दे पाओ। अच्छा खासा टाइम दूंगा मैं आपको मैथ्स के लिए, टेंशन ना लो, मेरे से पढ़ने का मतलब ही है। एनालॉजी एंड सिमिलरिटी से 23 में 3 आए हैं, 22 में 1 आया, मतलब बड़ा है, 22 से 23 बड़ा है। एनालॉजी एंड सिमिलरिटी भी बड़ा है, मैथमेटिकल ऑपरेशन भी बड़ा है, तो इसमें 4 क्वेश्चन आए। कोडिंग डिकोडिंग में 22 में 3 आए थे, 23 में 1 आया था, 24 में ज्यादा आने की उम्मीद है मेरे अकॉर्डिंग। कोडिंग डिकोडिंग में ज्यादा आने की पूरी उम्मीद है मेरे अकॉर्डिंग, और मैथमेटिकल ऑपरेशन से कम होने की उम्मीद है। कोडिंग डिकोडिंग में बढ़ेगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंप्लीट फिगर सीरीज नॉन वर्बल से 4 क्वेश्चन टोटल 22 और 23 के मिला करके, ठीक है। ब्लड लेसन में 1 क्वेश्चन आया था और 22 में 2 क्वेश्चन आए थे, 3 है ना। ओड वन आउट में 2 आए थे, 1 आया था। इन बातों से एक चीज समझने की जरूरत है कि जो 22 में कम थे, सॉरी जो 22 में ज्यादा थे वो 23 में कम हो गए, जो 22 में कम थे वो 23 में ज्यादा हो गए, यानी कि कम ज्यादा होता रहता है, यानी कि। लेकिन ये टॉपिक ऐसे हैं जो 22 में भी आए हैं, 23 में आए हैं। उसके बाद के जो टॉपिक हैं, देखो ऑर्डर रैंकिंग 23 में नहीं आया, 22 में 3 सवाल थे, 22 में 3 सवाल थे और 23 में 1 भी नहीं था। ऐसे और भी कई सारे टॉपिक हैं। स्टेटमेंट अजम्पशन 22 में 3 थे, 23 में 1 भी नहीं था। और ऐसा नहीं है कि 22 के टॉपिक ही 23 में कम हुए हों, 23 के भी कम हुए हैं 22 में। 22 में डाटा सफिशिएंसी से क्वेश्चन था ही नहीं, 23 में आ गया। देखो डाटा सफिशिएंसी पहले बैंकिंग में आता था, 22 में क्वेश्चन नहीं था, 23 में आ गया, है ना। यानी कि कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो हटते रहते हैं, लगते रहते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वो टॉपिक पहले जरूर डिटेल में और तरीके से प्रैक्टिस करेंगे जो दोनों साल आए हैं। 1 2 3 4 5 6 इन 6 टॉपिक की प्रैक्टिस सीट में क्वेश्चंस मेरे ज्यादा होंगे, पहले बता रहा हूं। इन 6 टॉपिक के प्रैक्टिस क्वेश्चन जो क्लास में कराऊंगा वो मैं ज्यादा कराऊंगा। ये 6 के 6 टॉपिक कम ज्यादा हुए हो सकते हैं, लेकिन 22-23 में दोनों आए हैं, 22-23 में जो दोनों आए हैं, तो ये 6 टॉपिक में प्रैक्टिस भी ज्यादा होगी, प्रैक्टिस सीट भी ज्यादा मिलेंगी और नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्लास में भी ज्यादा होंगे, बाकी में भी होंगे, बट कंपैरेटिवली इन 6 को ज्यादा रगड़ के रखना है हमें। मैं क्लास में ज्यादा कराऊंगा, प्रैक्टिस शीट भी ज्यादा दूंगा, विद सॉल्यूशन दूंगा, ताकि आपका कुछ टॉपिक विद सॉल्यूशन देने का फायदा यह है कि जैसे फॉर एग्जांपल ऑड वन आउट है, ऑड वन आउट में सीधे सीट के सॉल्यूशन पढ़ोगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की सीट में प्रोवाइड करा दूंगा, सीधे सीट के सॉल्यूशन देखना, टाइम भी कम बचेगा, ठीक है। आगे उसके बाद ऑर्डर रैंकिंग 22 में आया, 23 में हट गया। उसके बाद स्टेटमेंट अजम्पशन 22 में आया, 23 में हट गया। एम्बेडेड, ये बिल्कुल मत समझना कि अजम्पशन नहीं आएगा, 22 में आया 23 में हट गया तो 24 में नहीं आएगा। अजम्पशन मेरी पूरी उम्मीद है कि क्वेश्चन 1-2 जरूर आएंगे, हो सकता है 3 भी आ जाए, अजम्पशन जरूर आएंगे, ठीक है। एम्बेडेड फिगर दोनों साल बराबर आया, अब की बार भी आएगा। डाटा सफिशिएंसी भी 24 में आने की पूरी उम्मीद है, जितना मैं एसएससी को जानता हूं उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं, डाटा सफिशिएंसी बिल्कुल आएगा, ठीक है। 22 में बेशक भले ही ना आए, एम्बेडेड फिगर दोनों में आए, कंप्लीशन फिगर दोनों में आए, तो जो दोनों में आए हैं, जो दोनों में आए हैं, ये 6 नहीं, उसके अलावा ये भी, ये
बाद में इसलिए आए क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन टोटल कम बने ना। जो दोनों में आए उनकी हर टॉपिक की कह रहा हूं मैं, एम्बेडेड फिगर के भी, एम्बेडेड फिगर की तो प्रैक्टिस फटाफट पहले 1 घंटे तक चीजें समझते हुए चलेंगे और लास्ट के आधे घंटे में सुपर फास्ट चलेंगे ताकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा हो सके। और सुपर फास्ट सेशन हर चैप्टर में रखूंगा मैं, सुपर फास्ट सेशन हर चैप्टर में ऐसे रखूंगा। मैं जो स्टूडेंट होता तो कैसे सोचता, मैं जो स्टूडेंट होता तो कैसे सोचता, 10 सेकंड में मैं इसको कैसे करता, 15 सेकंड में मैं इसको कैसे करता, 20 सेकंड में मैं इसको कैसे करता। मैं एज ए स्टूडेंट होता तो इस क्वेश्चन को ऐसे टैकल करता और ऐसे 3 ऑप्शन गलत करता और एक आंसर सही निकालता। मैं एज ए स्टूडेंट आपसे प्रैक्टिस के दौरान मैं बताऊंगा कि किस तरीके से टाइम बचाना है। उसके बाद कंप्लीशन ऑफ फिगर, ये नॉन वर्बल के एक एक क्वेश्चन आए। लेटर सीरीज, सिलोजिज्म, सीटिंग अरेंजमेंट 22 में नहीं आया, 23 में आया, 24 में आने की पूरी उम्मीद है। कोडेड इनइक्वालिटी 22 में ही आया, 23 में नहीं आया। ठीक है, जो दोनों में आए हैं वो उनकी तो ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जो दोनों में नहीं आए उनकी भी करेंगे, बट कंपेरेटिवली जो दोनों में आए उनकी ज्यादा करना है। आपको भी मैं भी ज्यादा करूंगा और आपको भी। नंबर सीरीज में बहुत प्रैक्टिस करने की जरूरत है, इसलिए मॉडरेट टू हाई लेवल की नंबर सीरीज मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा और इसके डायरेक्ट सॉल्यूशंस के साथ हर एक चैप्टर की पीडीएफ जो होंगी वो सॉल्यूशंस के साथ होंगी, और जो मेरी क्लासेज होंगी उसमें तो सॉल्यूशंस डिस्कस होंगे ही। डिस्कस करने का तरीका मेरा आप जानते हो कि बहुत तरीके से दिमाग में फिट करना। रीजनिंग का मतलब ही है कि आपके दिमाग में फिट करना, कोई चीज़ नहीं आती तो उसका क्लियर करना और टाइम बचाना। इन 3 चीज़ों पे फोकस रहेगा कि जो चीज़ नहीं आती उसको सिखाना और दिमाग में इस तरीके से फिट करना कि हमेशा के लिए याद रहे, और टाइम बचाना। इन 3 चीज़ों पे फोकस रहेगी। इन ये जो टॉपिक है वो आपके 22 में थे ही नहीं। स्टेटमेंट कंक्लूजन, डाइस क्यूब, वर्ड अरेंजमेंट, वर्ड फॉर्मेशन, एनालॉजी, नॉन वर्बल, ये 22 में थे ही नहीं, ये 23 में सारे रहे हैं। तो इस तरीके से आपके ये सीट जो है मैं अपलोड करवा दूंगा, उसमें देख लेना कि 22 में कौन सा रहा है, 23 में कौन सा रहा है। अब रीजनिंग मेंस में आएंगे पूरे मार्क्स। तो ये तो था चैप्टर वाइज एनालिसिस। अब एक चीज देखो, आपने जब सिलेबस देखा था तब बड़ी टिपिकल लैंग्वेज देखी थी, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, फिगरल पैटर्न, है ना, बहुत टिपिकल लैंग्वेज देखी थी, सेमेंटिक सीरीज, है ना, देख करके बच्चा हैरान हो गया था। लेकिन जब आप यहाँ आए, यहाँ वही टॉपिक थे, सिर्फ नाम चेंज करता है एसएससी कंफ्यूज करने के लिए। टॉपिक वही होते हैं, चीजें वही होती हैं, सब कुछ वही होता है, टेंशन ना लो आप, ठीक है। इसलिए पैनिक मत लो, मेंस के लिए पैनिक मत लो, टेंशन ना लो, पूरे मार्क्स आएंगे भाई, मैं हूं ना, क्यों घबरा रहे हो। अब रीजनिंग मेंस में आएंगे पूरे मार्क्स। किस तरीके से मेंस में पूरे मार्क्स आएंगे ये हम समझते हैं। एक तो लाइव क्लास आपकी डेली रहेगी, डेली आपकी लाइव क्लास रहेगी, ठीक है। और वीक में, डेली का मतलब ये नहीं है कि वीक में 7 के 7 दिन, अभी आपकी वीक में 5 से 6 दिन क्लास रहेगी। अभी प्री तक कम क्लासेस रखूंगा मैं आपका, प्री तक कम क्लासेस इसलिए रखूंगा क्योंकि आपको प्री की भी तैयारी करनी है, इतने ज़्यादा बर्डन नहीं देना है कि मेंस ही पढ़ते रहो, इसलिए प्री तक मैं आपको कम क्लासेस रखूंगा। रीजनिंग आप शुरू से भी प्री दे रहे हो तो भी आप मेंस लेकर के चल रहे हो, उसमें आपके प्री के एग्जाम में भी हेल्पफुल रहेगी। रीजनिंग सब्जेक्ट ही ऐसा है कि इसमें प्रैक्टिस ज़्यादा जरूरत होती है, चीज़ें ज़्यादा डिस्कस करनी होती हैं, पैटर्न ज़्यादा डिस्कस करने होते हैं। जैसे कोडिंग डिकोडिंग के कितने ही पैटर्न करते रहो, सीरीज के कितने ही पैटर्न करते रहो, एनालॉजी के कितने ही पैटर्न करते रहो, मिसिंग नंबर के कितने ही क्वेश्चन करते रहो, अनंत अनंत, लिमिट खत्म नहीं होती। इसलिए आप प्री वाले भी, अगर आप मान लो 6 के 6 दिन वीक में पढ़ रहे हो तो भी आपकी प्री के में भी हेल्प होगी। ऐसा नहीं है कि ये मत सोचना कि मेंस के बाद ये वीडियोस देखूंगा, अभी से पढ़ना शुरू कर देना, ये आपके प्री के भी हेल्पफुल होंगे, मेंस में तो आप झंडे काट के आओगे ही, ठीक है। प्रैक्टिस सीट मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है, प्रैक्टिस सीट आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। वो प्रैक्टिस सीट विद सॉल्यूशन होगी और प्रिंटेबल होगी, प्रिंट करवा सकते हो, विद सॉल्यूशन होगी और बिल्कुल एरर फ्री, दोनों लैंग्वेज में होगी। प्रैक्टिस सीट के अंदर और मेरे क्लास के अंदर 40% मॉडरेट होगा, 40% बेस्ड ऑन ऑल एग्जाम होगा। इन ऑल एग्जाम में मैं सारे एग्जाम कवर करूंगा, ऑल मतलब ऑल एग्जाम। इसमें मैं कुछ बैंकिंग के
क्वेश्चंस भी इंक्लूड करूंगा जो चैप्टर बैंकिंग में आते हैं, जैसे डाटा सफिशिएंसी बैंकिंग में आता है, डिसीजन मेकिंग बैंकिंग में आता है या उत्तर प्रदेश में आता है, तो वहां से भी क्वेश्चन लूंगा ताकि एग्जामिनर खुद एनालिसिस करता है, बाकी एग्जाम पर पेपर बनाते वक्त दूसरे एग्जाम पर एनालिसिस करता है ताकि वो भी आपके कवर हो जाए। ठीक है, और 20% जो होंगे वो न्यू टाइप क्वेश्चन होंगे, 40% मॉडरेट टू हाई लेवल, 40% लेटेस्ट एग्जाम, सारे एग्जाम कवर होंगे, 20% नए टाइप के क्वेश्चंस मेरे डिजाइन होंगे। क्लास नोट्स आपको मिलेंगी, क्लास नोट्स के ये 10 वादे हैं भाई सीजीएल मेंस प्लान के लिए। ठीक है, ये 10 वादे हैं, 4 तो ये हो गए, 5 आपको मैं बोलूं प्रैक्टिस टेस्ट आफ्टर ईच 5 चैप्टर, 5 चैप्टर के बाद एक प्रैक्टिस टेस्ट होगा, हर 5 चैप्टर के बाद एक प्रैक्टिस टेस्ट होगा प्लस प्रैक्टिस सेशन होगा। 5 चैप्टर पढ़ाए फिर एक प्रैक्टिस सेशन, फिर 5 चैप्टर पढ़ाए फिर एक प्रैक्टिस सेशन, ऐसे चलेगा। 5 चैप्टर कवर फिर एक टेस्ट, फिर 5 चैप्टर कवर फिर एक टेस्ट, फिर 5 चैप्टर कवर फिर एक टेस्ट। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस सेशन भी होगा, उसके साथ साथ प्रैक्टिस सेशन में 5 चैप्टर का लूंगा। कंप्लीट मॉक होगा विद स्पेशली मेंस ओरिएंटेड होगा एवरी संडे, हर संडे का एक कंप्लीट मॉक होगा रीजनिंग का। मैंने क्या बोला? रीजनिंग का। ठीक है, तो रीजनिंग का कंप्लीट मॉक होगा एक एवरी संडे एप्लीकेशन पर ही। अब ये मॉक कहां देना है? एप्लीकेशन पर ही देना भाई, टेंशन ना लो यार। आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर आपने बैच ज्वाइन कर लिया ना, तो यहीं पर एप्लीकेशन पर होगा, हर संडे को होगा। वर्बल रिवीजन क्लास होगी टेस्ट के साथ, एक वर्बल रिवीजन क्लास होगी टेस्ट के साथ। अब ये वर्बल रिवीजन क्लास क्या है? पूरी वर्बल जिस दिन पढ़ा दूंगा उस दिन पूरी वर्बल का एक रिवीजन क्लास होगी, ताकि पूरी वर्बल रिकॉल हो सके, दोबारा से याद किया जा सके, दोबारा से सारी चीजें मेमोराइज की जा सके, टेस्ट के साथ होगी। और ये पहले टेस्ट लूंगा फिर रिवीजन कराऊंगा। नॉन वर्बल रिवीजन क्लास होगी, पूरी नॉन वर्बल पढ़ाने के बाद एक रिवीजन क्लास दूंगा जिसमें पूरी नॉन वर्बल का रिवीजन हो सके। ठीक है, नॉन वर्बल के बाद टेस्ट के साथ एक एनालिटिकल रीजनिंग जिसमें आपका डिसीजन मेकिंग, डाटा सफिशिएंसी, आपका स्टेटमेंट अजम्पशन, आर्गुमेंट, कॉज एंड इफेक्ट, ये जो स्टेटमेंट वाले टॉपिक है उनकी एक रिवीजन क्लास होगी। ये चैप्टर वाइज तो पढ़ाऊंगा ही, पढ़ाने के बाद एक एनालिटिकल, एक वर्बल, एक नॉन वर्बल टेस्ट के साथ मैं रिवीजन क्लास दूंगा। अब और क्या चाहिए यार? चैप्टर मॉडरेट टू हाई लेवल मैंने तैयार करा दिया, टाइम बचाने का तरीका मैंने आपको बता दिया, उसके बाद फिर मैंने आपको प्रैक्टिस शीट दे दी, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट मैंने आपको प्रोवाइड करा दिए। चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट के बाद आपके हर 5 सेशन के बाद, हर 5 सेशन नहीं 5 चैप्टर के बाद एक मॉक टेस्ट ले लिया और प्रैक्टिस सेशन ले आया, फिर पूरी रीजनिंग होने के बाद एक रिवीजन क्लास ले आया। यानी कि आप पढ़ते जाओगे रिवाइज करते जाओगे, पढ़ते जाओगे रिवाइज करते जाओगे। एक एक चैप्टर किया 5 चैप्टर हुए, फिर रिवीजन प्रैक्टिस सेशन हो गया, फिर एक एक चैप्टर किया 5 चैप्टर के, फिर प्रैक्टिस सेशन हो गया। इसलिए तो कहा बैच से बाहर टेंशन मत लो, जितना पढ़ाऊंगा मैं आपके लिए ज्यादा मेहनत करूंगा भाई, आप बस वो पूरा कोर्स कंप्लीट करना, क्योंकि मैंने डिजाइन ही इस तरीके से किया। फिर पूरी वर्बल खत्म की, वर्बल की रिवीजन क्लास ले आया, फिर पूरी नॉन वर्बल खत्म की, नॉन वर्बल की रिवीजन क्लास लिया। रिकॉर्डेड बैच फ्री, रिकॉर्डेड बैच फ्री, वीओडी बैच फ्री, ये वीओडी बैच फ्री होगा। अब ये वीओडी बैच फ्री का मतलब पता क्या है? मेंस ओरिएंटेड वीओडी बनेगा ये सिर्फ आपको ही मिलेगा, ये एप्लीकेशन पे अलग से नहीं दिखेगा, आपको मिलेगा। मेंस ओरिएंटेड अलग वीओडी बनेगा ये। मेंस ओरिएंटेड वीओडी क्या है? जो मैं आपको लाइव पढ़ाऊंगा वो तो है ही, प्लस प्री के बैच में मैंने रीजनिंग पढ़ा रखी है ऑलरेडी। उस चैप्टर को पढ़ाने से पहले उस चैप्टर की रिकॉर्डेड क्लास सारी की सारी मैं पहले अपलोड कर दूंगा। अब ये करने का कारण क्या है, इस बात को समझो। देखो, जो बच्चे मेरे से पढ़े हैं प्री से पहले, जो बच्चे मेरे से पढ़े हैं या पढ़ रहे हैं, उनको तो ये क्लास ऑलरेडी मिल ही रही है, उनके पास तो ये क्लासेस हैं ही, तो वो तो दोबारा देखेंगे क्यों? मेरे को कुछ ऐसे बच्चों का ख्याल रखना है जिन्होंने मेरे से रीजनिंग नहीं पढ़ी है, जिन्होंने आज तक मेरा कोई बैच ज्वाइन नहीं किया है, जिन्होंने आज तक कोई मेरा चैप्टर देखा ही नहीं है, और उनके माइंड सेट है कि मेंस में विक्रमजीत सर से पढ़ेंगे। ऐसे बहुत बच्चे मेरे को मिलते हैं कि गुरुजी मेंस में मैंने आपसे तैयारी की थी, पिछले सीजीएल में भी मिले, उससे पिछले सीजीएल में भी मिले कि मेंस में मैंने आपकी रीजनिंग पढ़ी थी और मेरे पूरे नंबर आए।
तो उन बच्चों का ख्याल रखने के लिए कि जिस बच्चे ने मेरे सिलोजिज्म के, मान लो सिलोजिज्म प्री के बैच में मैं 11 वीडियो पढ़ा रहा हूं, है ना, 11 वीडियो प्रोवाइड की। अब जिस बच्चे को सिलोजिज्म का मेरा 150 का कंसेप्ट पता ही नहीं, वो मेरे मेंस के बैच में 150 कंसेप्ट को सीख कैसे पाएगा? एक्चुअल में बच्चे ये इसलिए करना पड़ा कि मेरे जो कंसेप्ट है ना, वो सारे टीचर से अलग होते हैं, टाइम को बचाने वाले कंसेप्ट होते हैं, मेरी ट्रिक्स सेल्फ डिजाइन होती हैं, मेरे सिखाने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। अब कोई बच्चा, मान लो आप ही हो, एक एग्जांपल लेता हूं, ठीक है ना, आप ही हो, कोई बच्चा अगर मान लो फॉर एग्जांपल आप हाँ, मान लो फॉर एग्जांपल आप मेरे पास डायरेक्ट मेंस में ज्वाइन करते हैं और प्री आप किसी XYZ टीचर से पढ़ के आते हैं। अब XY टीचर से पढ़ के आते हैं, फॉर एग्जांपल रैंकिंग अरेंजमेंट, आपको ऐसे कंसेप्ट सिखाए गए हैं जिनमें टाइम ज़्यादा लग रहा है, जो मेरी ट्रिक्स हैं वो आपको पता ही नहीं, या कुछ चैप्टर आपके वीक रह गए हो, कमजोर हो रह गए हो। तो रैंकिंग अरेंजमेंट में मेंस के पढ़ाने से पहले मेरे कंसेप्ट देना जरूरी है ना। आप मेरे से नहीं पढ़े हो तो मेरे कंसेप्ट देना जरूरी है, इसलिए मेंस ओरिएंटेड रिकॉर्डेड बैच मिलेगा, पूरा रिकॉर्डेड बैच नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? इनपुट आउटपुट चैप्टर ना आया और ना आएगा। अब इनपुट आउटपुट की मैं प्री के बैच में, क्योंकि प्री प्लस मेंस का बैच, प्री का बैच का मतलब है प्री प्लस मेंस का बैच, मेरा जो रिकॉर्डेड बैच है, वीओडी बैच में, रीजनिंग वीओडी बैच में मैंने इनपुट आउटपुट भी करा रखा है, क्योंकि उस बैच में मैं बैंकिंग भी कवर करता हूं, उसमें मैं रेलवे भी कवर करता हूं, उसमें मैं स्टेट एग्जाम भी कवर करता हूं। अब बैंकिंग में तो इनपुट आउटपुट बहुत आता है ना, बैंकिंग में इनपुट आउटपुट बहुत आता है, तो मुझे पढ़ाना पड़ेगा। और इनपुट आउटपुट की 7-8 वीडियो आपको देने का क्या फायदा? आप देख लोगे, टाइम वेस्ट होगा, आएगा नहीं। इसलिए कह रहा हूं कि रिकॉर्डेड बैच अलग से मिलेगा, मेंस ओरिएंटेड अलग से। मैं अपने रिकॉर्डेड बैच में से छाट करके दूंगा कि ये चैप्टर प्रोवाइड कराओ, इस चैप्टर में से ये प्रोवाइड कराओ, इस चैप्टर की इतनी वीडियोज प्रोवाइड कराओ, ताकि आपका फायदा हो सके। मतलब बहुत सारी की सारी मेरी जो वीडियोज होती हैं सारी प्रोवाइड इसलिए नहीं करा रहा कि जो बैंकिंग वाली वीडियोज हैं वो आपको प्रोवाइड कराने का फायदा है नहीं। आप देख लोगे, टाइम वेस्ट करोगे, टाइम बचाना है भाई, पढ़ते वक्त भी एग्जाम में भी, पढ़ते वक्त भी एग्जाम में भी टाइम बचाना है। तो भाई ये रिकॉर्डेड बैच में आपके लिए बना करके आपके बैच में अपलोड करवा दूंगा, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, आपको बैच में ही दिख जाएगा। ठीक है, ठीक, क्योंकि आपको सब कुछ सिखाना जरूरी है। जो बच्चे मेरे से पढ़े उनको भी, और जो नहीं पढ़े हैं उनको भी सिखाना जरूरी है। वो मेरे से नहीं पढ़े तो टेंशन ना लो, आपके लिए पहले ही मैं रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूंगा वीडियोज। ठीक है, मैंने पहले ही बता दिया 5 से 6 दिन क्लास होंगी, प्री के बाद 6 के 6 दिन क्लास होंगी। अभी 5 से 6 दिन क्लास होंगी, प्री के बाद ज्यादा होंगी। 1 से 1.5 घंटे की आपकी क्लास रहेगी। मॉडरेट टू हाई लेवल रहेगा, विद न्यू टाइप क्वेश्चंस रहेंगे। मॉडरेट टू हाई लेवल रहेगा, इजी टू मॉडरेट नहीं बोल रहा, मेंस का बैच है। ई बुक ओनली फॉर मेंस एक बनेगी, जो ई बुक आपको प्रोवाइड की जाएगी, विद सॉल्यूशन प्रोवाइड की जाएगी, दोनों सॉल्यूशंस के साथ, ताकि आप प्रैक्टिस कर सको ज्यादा से ज्यादा। प्रैक्टिस पर और टाइम बचाने पर मेरा बहुत फोकस है। ठीक है, तो ये चीजें रहने वाली हैं। ठीक है, उसके बाद टीसीएस पैटर्न पे मैं क्वेश्चंस रखूंगा। लाइव मॉक टेस्ट मेंस ओरिएंटेड होगा आपका, पूरी रीजनिंग का। सेल्फ मेड मॉक टेस्ट होंगे चैप्टर वाइज, सेल्फ मेड मॉक टेस्ट होंगे चैप्टर वाइज। लाइव मॉक टेस्ट होगा आपका पूरी रीजनिंग का, सेक्शनल मॉक टेस्ट। प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप दिया जाएगा आपका अलग से। ठीक है, एक्स्ट्रा एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट देने के लिए आपका एक प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप बनेगा, जिसको आप ज्वाइन करो, और जिसको वही ज्वाइन कर पाएगा जिसने बैच ज्वाइन किया है। और उसमें एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट मैं टाइम टू टाइम भेजता रहूंगा। उस टेलीग्राम ग्रुप पर आपको एक्स्ट्रा पीडीएफ और प्रैक्टिस सेशन, प्रैक्टिस पीडीएफ वो प्रोवाइड मिलती रहेंगी। और साथ में
टाइम टू टाइम आपको गाइडेंस प्रोवाइड करता रहूंगा कि भाई अब इतना टाइम रह गया ये कर लो, अब इतना टाइम रह गया ये कर लो। अब मान लो लास्ट में 15 एग्जाम तक मैं आपका साथ नहीं छोड़ने वाला, इवन सिलेक्शन तक साथ नहीं छोड़ने वाला। 15 दिन पहले अब ये रह गया, अब ये कर लेना, वो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में बताता रहूंगा। मान लो एक वीक भी रह गया, तब कोई पढ़ाई नहीं कर रहा, पढ़ाना सिलेबस तो मैंने पहले ही पूरा करा दिया क्योंकि बैच भी पहले ही शुरू कर दिया, तो उस टाइम में भी मैं आपसे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ा रहूंगा। ठीक है, उसके साथ साथ ये आपके मेरे बैच का पॉइंट रहेगा जिसमें आप चीजें सीख पाओगे। अगर आपने ये बैच ज्वाइन किया है तो ठीक है, और नहीं किया है तो मैं एक चीज बता दूं आपको, एक सेकेंड, एक सेकेंड बस। तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हो आरजी विक्रमित एप्लीकेशन से। मेंस का बैच वही ज्वाइन करें जिसको मेंस ओरिएंटेड पढ़ना है, अदरवाइज जो है, और मेंस ओरिएंटेड पढ़ने का मतलब ये है कि जो मेंस की तैयारी करेगा, ठीक है, ऑब्वियसली जिसका प्री क्लियर होगा, ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हो आरजी विक्रमित एप्लीकेशन से। ठीक है, आरजी विक्रमित एप्लीकेशन पर क्लासेज चलेंगी, rankersgurukul.com पर क्लासेज चलेंगी। ठीक है, और जो क्लासेज जो स्टार्ट हो जाएंगी, ये आपकी ओरिएंटेशन वीडियो हो चुकी, इंट्रोडक्शन वीडियो हो चुकी, स्ट्रेटेजी वीडियो हो चुकी, अब आपकी डेली क्लासेस शुरू हो जाएंगी। कॉम्बो बैच भी आप ले सकते हो। कॉम्बो बैच का सबसे ज्यादा फायदा यह है कि कम फीस में आपको सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे। आपको आदित्य रंजन सर का मेंस का बैच मिल जाएगा, लेकिन कॉम्बो स्पेशल परचेज करते वक्त एक बात का ध्यान रखना, आरजी विक्रमित एप्लीकेशन पर जाना, और आरजी विक्रमित एप्लीकेशन पर जाने के बाद कॉम्बो स्पेशल 2 दिखेंगे, एक प्री का और एक मेंस का। अरे मेंस के बच्चे तो इतना तो ढूंढ ही लेना, सीजीएल 2024 मेंस का बैच ज्वाइन करना, कॉम्बो स्पेशल, जिसमें प्रशांत सोलंकी सर की इंग्लिश और जीएस की पूरी टीम और कंप्यूटर स्पेशल भी आपको लाभ सिंह नैन का मिल जाएगा। कंप्यूटर का भी इसमें इंक्लूड है। ये सारी फीस जो है मात्र 2699 में आप कॉम्बो स्पेशल ज्वाइन कर सकते हो। ज्यादातर बच्चों ने कॉम्बो स्पेशल ही ज्वाइन किया है और कॉम्बो स्पेशल ही ज्वाइन आप भी करोगे, मुझे मालूम है। इस मेंस में सबसे ज्यादा सिलेक्शन हम निकाल करके रहेंगे। आप हमारा साथ दो, मेहनत करने में, पढ़ने में हम आपका साथ देंगे, बेहतरीन प्रैक्टिस कराने में, कंटेंट देने में और तरीके से पढ़ाने में और सिखाने में आप हमारा साथ दो, सिलेक्शन देने में आप हमारा साथ दो, इस बार सरकारी नौकरी पक्की करने में। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सरकारी नौकरी अब की बार ले लोगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। मिलते हैं हम पहले सेशन में, अगली क्लास में। आरजी विक्रमित एप्लीकेशन पर आपका स्वागत है। थैंक यू।